नमस्कार दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इतिहास स्कूल व्याख्याता की उत्तर कुंजी जारी करी और आपत्तियाँ मांगी है, जो आपको आपत्तियाँ आगे 1-2 दिन में इंदराज करनी है। तो आरपीएससी की पूरी उत्तर कुंजी की जब मैंने आज टैली करी तो उसके बाद कुछ प्रश्नों को मैंने ऑब्जेक्शनेबल पाया, कहीं कुछ जगह पे मेरी गलती रही है, मतलब हम सब की बनाने वालों की 1-2 प्रश्नों पे और 2-4 प्रश्नों पे आरपीएससी की गलती रही है और एक प्रश्न डिलीट किया है, एक आधा और डिलीट होने की गुंजाइश है। तो मुझे जो विवादित प्रश्न लगे उन सारे प्रश्नों को मैं अभी क्लियर करूँगा आपके समक्ष और उम्मीद है कि आपको ये फ़ायदा देगा, ठीक है। हालांकि हमने पूरा प्रयास किया था कि आपको 100% प्रमाणिक उत्तर कुंजी प्रोवाइड कराएं, फिर भी यूँ कहिए कि एक ह्यूमन प्रवृत्ति रहती है कि छोटी मोटी गलती फिर भी रह जाती है। तो मेरी की से 2 से 3 प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर मैं अलग चला गया, आरपीएससी अलग चली गई, तो वहाँ पे मेरी गलती रही और 3-4 प्रश्नों पर आरपीएससी की गलती रही। तो मैं सभी के साक्ष्य सहित बात करूँगा और फिर ये पीडीएफ जो है ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि गणपत सिंह राजपुरोहित नाम से ही है, लगभग 36,000 सब्सक्राइबर है। ये सब्सक्राइबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे और भी चैनल बने हुए हैं, तो आपका कन्फ्यूज ना हो। तो 36,000 चैनल, लगभग 36,000 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, वो मेरा चैनल है, वहाँ पे मैं ये साक्ष्य वाली पीडीएफ जो है वो उपलब्ध करवा दूंगा। तो मैं एक एक प्रश्न पे सबसे पहले बात करता हूँ। जो देखो विद्यार्थियों, जो मुझे विवादित लगे मैं उसी पर बात कर रहा हूँ और हो सकता है आपके मन में और भी कई सारे विवाद होंगे, क्योंकि 50-50 प्रश्न जो है वो लास्ट में बच्चे विवादित घोषित कर देते हैं। तो मुझे जो विवादित लगे मैं उस पर बात करूंगा। हो सकता है आपको कुछ और लगे तो आप भी अपने स्तर पर प्रयास कीजिएगा। एक प्रश्न था 15वां प्रश्न, ब्राह्मी लिपि युक्त। देखो ये पेपर जो है ये वही है जो आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो आरपीएससी जो पेपर अपलोड करती है, जब आरपीएससी अपनी आंसर की अपलोड करती है तो उसी पेपर के अकॉर्डिंग होती है वो। तो उसमें लिखा होता है प्रश्न 1 का ए, इसका मतलब है कि प्रश्न संख्या 1 कौन सी सीरीज का। तो वो सीरीज जो है वो आरपीएससी के वेबसाइट पे जो पेपर डाउनलोड किया हुआ, सॉरी अपलोड किया हुआ है, उसके अनुसार है, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट ली है। तो ये प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है। ये आरपीएससी ने माना है रे रह, ठीक है। और हम सब ने की में लिखा था रंग महल। हमने रंग महल इसलिए किया था क्योंकि रंग महल से एक ब्राह्मी लिपि का एक मृद भांड मिला है, एग्जैक्टली मुहर नहीं मिली हमें, ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिला। और बाकी इन 4 ऑप्शंस को हमने जब पूरा खंगाला तो हमें कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो हमने रंग महल अनुमानित माना था कि रंग महल में ही होगा, ठीक है। परंतु आरपीएससी ने रे रह को माना है। अब ये रे रह है क्या, हमने कभी सुना नहीं था पहले। आज मैंने इसके ऊपर जब थोड़ा सा शोध किया तो मुझे पता चला कि रे रह नहीं बिल्कुल, बल्कि रेड है। रेड जो टोंक में है, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये रेड ही है, और हिंदी में इन्होंने रेड रे रह लिखा है। तो ये रे रह ना पढ़ के रेड पढ़ते तो हम भी उत्तर बी ही करते, क्योंकि रेड से ब्राह्मी लिपि के सिक्के मिले हैं, ठीक है। और तो रे रह के कारण हमें पता है कि बैराट से मिले नहीं, सांबर से मिले नहीं, फिर 2 ही बचे, रे रह और रंग महल। रे रह का नामक कोई स्थान हमने कभी नहीं पढ़ा, और क्योंकि है भी नहीं, आपने भी नहीं पढ़ा होगा। ये नेवाई टोंक में रे रह आया हुआ है, 1938 के आसपास इसकी खोज हुई। रे रह नहीं है बल्कि इसको ये रेड है, रेड टोंक जैसे हम पढ़ते आए हैं, ये रेड है। और ये इसका उत्तर आरपीएससी ने बी माना, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलती हमारी थी जो हमने रंग महल माना, ठीक है। और इसका प्रूफ भी है, ये हुकुमचंद जैन नारायण माली की पुस्तक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की। ये इसका 32वां संशोधन है, 2022 का जो संस्करण है, सॉरी। इसमें लिखा हुआ भी है स्पष्ट तौर पे कि ब्राह्मी लिपि अंकित यहाँ से कई सारे सिक्के हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न पर कोई आपत्ति नहीं है हमें, ये हमारी गलती रही है। और राजस्थान भर में जिन जिन आचार्यों ने, जिन जिन विद्वानों ने की जारी करी, सभी ने रंग महल माना था, मैंने भी रंग महल माना था, सभी की में रंग महल था। और हमने रंग महल सिर्फ रे रह और रेड के कंफ्यूजन के कारण था। तो मुझे जो समझ में आया मैं बता रहा हूँ, तो इस पर आपको आपत्ति लगाने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। फिर भी अगर आपको रंग महल का भी ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले कि ब्राह्मी लिपि की एक टेराकोटा की मुहर मिली, रंग महल से भी मिली है, मुझे तो कहीं नहीं मिला। अगर आपको कहीं मिलता है, हाँ एक मृदभांड जरूर मिला है, तो आप उसका ऑब्जेक्शन डाल सकते हो।
और मुझे एग्जैक्टली कहीं इसकी मुहर रंग महल से नहीं मिली, तो इस प्रश्न पे कोई आपत्ति मुझे नज़र नहीं आई। फिर भी आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो ये प्रश्न आरपीएससी की तरफ से बिल्कुल सटीक है और ये गलती हमारी रही। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वो था कि भारत में हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड इन द एकता। स्टार्टेड का मतलब होता है आरंभ किसने की थी द एकता सिस्टम इन इंडिया, कि भारत में एकता व्यवस्था का प्रचलन मतलब प्रारंभ किसने की थी। तो अगर अपन उसको हिंदी में पढ़ते हैं तो शब्द आता है प्रचलन, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो शब्द आता है स्टार्टेड। मतलब ये हुआ कि भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था। इस पे विवाद था, आदि कई सारी उत्तर कुंजी जो है वो इल्तुतमिश मान रही थी और मैंने मोहम्मद गौरी माना था। मैंने मोहम्मद गौरी हरिश्चंद्र वर्मा के बेस पे माना। इनका एडिशन है, भाग फर्स्ट है और मेरे पास 2008 का एडिशन है जिसकी पेज संख्या 345 पर स्पष्ट तौर पे लिखा है कि गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई थी। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हासिक की एकता दे दी थी और मलिक नसरुद्दीन अस्ताम को कच्छ का प्रदेश प्रदान कर दिया था। इस तरह से एकता व्यवस्था जो है वो यूं कहिए कि मोहम्मद गौरी के काल से ही स्टार्ट हो गई थी। ये पहली 3 पंक्तियां स्पष्ट बयां कर रही है। इवन कुतुबुद्दीन ऐबक भी एकतादार था और ये नसरुद्दीन अस्ताब भी कच्छ का एकतादार था। तो एकता व्यवस्था गौरी ने शुरू कर दी थी, यहाँ से ये बात स्पष्ट हो रही है। और अगर हम इस बात को थोड़ा सा और नीचे जाके पढ़ें तो ये आता है कि 1210 में इल्तुतमिश के राजारोहण के साथ ही दिल्ली सल्तनत के शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में एकता व्यवस्था स्थापित हुई। अब शासन तंत्र की आधारशिला जैसा कोई शब्द नहीं था, मतलब ये प्रश्न ऐसा ही था कि स्टार्टेड किसके काल में भी। तो स्टार्ट यूं कहिए कि एक तो इल्तुतमिश से पहले भी आपके यह एकता का आवंटन गौरी ने ऐबक वगैरह कौन कर दिया था। तो इस वजह से हमने इसका उत्तर गौरी माना था, आरपीएससी ने इसका उत्तर इल्तुतमिश माना है। तो आप इसको एक प्रकार से यूज कर सकते हैं एज ए साक्ष्य के रूप में, और भी कई सारे संस्करण होंगे। तो एक ये है, ये इसकी पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा आपको। तो ये एक प्रमाण है जो गौरी को कहता है, ठीक है। स्टार्टेड के रूप में यही आएगा। और बाकी इल्तुतमिश हमें सबको अच्छे से पता है कि भारत में इसको लोग एक आधारशिला के रूप में, प्रशासन की आधारशिला के रूप में एक व्यवस्थित रूप से जो कार्य किया वो डेफिनेटली इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन आरंभ की जब बात आती है तो फिर वो गौरी चला जाता है। तो थोड़ा इसका ट्रांसलेशन का भी दिक्कत रहती है, इस बेस पे हमने गौरी माना था। तो आप इसकी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न था कि 1850 में फतेहपुर सीकरी में आने वाले त्रिशद स्थीय जैसुइट शिष्टमंडल, मतलब जो आपके जैसुइट डेलीगेशन आया था अकबर के काल में, वो कब आया था, ठीक है। सॉरी, कब आया था और इसके सदस्य कौन नहीं थे। बाकी उत्तर तो ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी ठीक ही माना था इसका। परंतु इस प्रश्न को डिलीट करने योग्य है प्रश्न। क्यों है? क्योंकि 1850 जो है ये आंकड़ा गलत है, ये बेसिकली 1580 होना चाहिए। तो आप इसको मिस प्रिंट या प्रश्न की भाषा अपूर्ण वाला कॉलम चयन करके इसकी आपत्ति लगा सकते हो। ये प्रश्न अगर किसी के सही हो रखा है वो तो आपत्ति लगाएगा नहीं। जिन बच्चों के प्रश्न ये गलत हुआ है तो वो आपत्ति लगा के इसको डिलीट करवा सकता है। जिन्होंने अटेंड नहीं किया वो भी डिलीट करवा सकता है, क्योंकि डिलीट होगा तो जिसने अटेंड नहीं किया है प्रश्न की वैल्यू बढ़ने से उसको भी फायदा होगा। तो इसकी आपत्ति आप एनसीईआरटी का भाग 2 12वीं क्लास, ये इसका मुख्य पृष्ठ है और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा है कि अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था। उसने जैसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा था। पहला जैसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा था और लगभग 2 वर्ष यहाँ पे रहा था, ठीक है। उसके बाद में जैसुइट लोगों ने क्या क्या किया, लोगों में शिष्टमंडल में कौन थे, मॉन्सरेट वगैरह, ये सारे नाम भी है यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप इसका उपयोग करके इस प्रश्न को है वो डिलीट करवा सकते हो, ठीक है। बाकी उत्तर में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये मिस स्पेल्ट है, इसको 1580 होना चाहिए, उस जगह पे इन्होंने क्या किया है 1850। दोनों तरफ यही बात आई है। अगर हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन एक भी ठीक होता ना तो भी आपत्ति नहीं बनती। तो ये हो गया इसका। हाँ, ये प्रश्न कोई विवादित प्रश्न नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरी गलती रही थी क्योंकि मैंने खुद पढ़ने में मिस्टेक कर दी थी, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट समझ लिया था वहीं पे सॉल्यूशन में। तो मैंने ये दास्तान आमीर हमजा ग्रंथ में 360 कहानी और 100 चित्र है। स्टार्टिंग में मैंने इस प्रश्न को कभी नहीं पढ़ा था, सुना भी नहीं था। पहली बार
जब प्रश्न होने के बाद में हमने पढ़ा तो था दास्तान अमीर हमजा को, क्लास में भी पढ़ा था, बट हमने इतना डिटेल से नहीं पढ़ा जितना डिटेल से प्रश्न पूछा गया। ठीक है, इवन मुझे सिर्फ एक ही किताब में ये सारी चीज मिली, वो मिली इस पुस्तक में, रीता प्रताप की भारतीय चित्रकला व मूर्तिकला का इतिहास। इसके अलावा किसी भी पुस्तक में ये दो बातें मुझे कहीं नहीं प्राप्त हुई। तो इसमें स्पष्ट था कि 360 कहानियां हैं, है ना, 2400 चित्र है, फारसी प्रभाव है। तो इसके कथन एक व दोनों सत्य है। हालांकि मैंने इसको डी कर दिया था, ये मेरी मिस्टेक रही। तो इसमें भी कोई विवाद वाली बात नहीं, इसमें आपत्ति किसी भी प्रकार की आपकी न बनेगी न बनानी है आपको। ठीक है, वस्त उल हयात का लेखक कौन है? ये प्रश्न आरपीएससी ने पता नहीं क्यों गलत कर दिया। ये प्रश्न आरपीएससी ने जियाउद्दीन बरनी माना है, जबकि इसका उत्तर क्या है? अमीर खुसरो इसका उत्तर है। ये प्रकाशक विभाग भारत सरकार की पुस्तक है अमीर खुसरो, और इसका आपके जो थर्ड एडिशन है वो है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि खुसरो ने 5 दीवान लिखे थे, तोहफत उस सफर, वशतुल हयात, गुरुरतुल कलाम, बाकिया तकिया, निहायतुल कलाम। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था। और ये 5 दीवान है, उनमें से एक ये दीवान है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन बनता है, और अगर किसी ने किया है तो ये आपत्ति लगा कि इसका उत्तर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने अमीर खुसरो ही माना था, इन्होंने गलत माना है, तो आप ये ऑब्जेक्शन लगे, यहाँ आरपीएससी की गलती है, हमारी इसमें कोई गलती यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में एक प्रश्न था फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड। तो इसमें प्रश्न था कि कन्वेंशन ने फ्रांस में कौन कौन से चीज़ें लागू करवाई थी। तो इसमें उत्तर इन्होंने माना है 2, 3 और 4, और हमने माना था 1, और एग्जैक्टली आंसर इसका ए ही है। ठीक है, आरपीएससी की यहाँ पे इसमें भी गलती है। कैसे गलती है? देखिए, ये एनसीईआरटी की कक्षा 9 है, और कक्षा 9 के अंदर फ्रांस की क्रांति एक चैप्टर है, और फ्रांस की क्रांति पहला ही चैप्टर है। उसका ये पेज संख्या 16 और 15 आप खोल के देखोगे तो आप यहाँ पाओगे कि निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया, और 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन स्टार्ट होती है। कन्वेंशन स्टार्ट होने के बाद में इन्होंने जो वीआईपी कल्चर था उसको खत्म करने का प्रयास किया। वीआईपी कल्चर में जो महाशय थे, जैसे बड़े बड़े लोग जिनको महाशय कहा गया, स्पष्ट तौर पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि परंपरागत मॉन्स्यूर जैसे महाशय कहते तथा मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं को सिटोयेन नागरिक व सिटोयेन नागरिक का नाम दिया गया। तो इस समय आप ये कहिए कि मॉन्स्यूर और मदान को हटाया गया कन्वेंशन में। प्रश्न क्या है? फ्रांस में लागू करवाया, तो सिटोयन को लागू करवाया और मॉन्सियर को हटाया। तो देखो 4 ऑप्शन अगर करें तो ये तीनों सीधे डिलीट हो जाते, पीछे 2 और 3 ही बचते हैं। ठीक है, क्योंकि सिटोयन को लागू करवाया था, तो 3 ऑप्शन हमारे पास में उत्तर बैठ गया, और मॉन्सियर को हटाया था। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखोगे इस साइड में, तो यहाँ पे ब्रीचेज, जो कि बड़े बड़े लोग ब्रीचेज पहनते थे, उनके विरोध में जैकोबिन ने सो कुलांत पहनना शुरू किया था, इसलिए उनको सो कुलांत भी कहते हैं। तो ब्रीचेज के स्थान पे कुलांत का प्रयोग किया। तो देखो ब्रीचेज जो है ये बड़े बड़े लोगों का वस्त्र था, और उसके स्थान पे कुलांत आम आदमी का वस्त्र था। तो आप यूं कहिए कि 2 और 3 का प्रचलन करवाया था, और ब्रीचेज और मॉन्सियर को इस समय हतोत्साहित किया गया था। तो ये नागरिकों के लिए था, और पहला और चौथा बड़े लोगों के लिए था, अमीर विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के लिए था। इसलिए 2 और 3 विकल्प जो है ये बिल्कुल सही है, इसका उत्तर ए बैठेगा। आरपीएससी ने यहाँ पे गलती करी है, और ये आपका 9th क्लास के अंदर आपको पेज संख्या 15 और 16 बेहतरीन यूं कहिए कि आपका ऑब्जेक्शन बन जाएगा ये। तो आप इसको यूज करिएगा, इससे आपके अगर प्रश्न किया हुआ है तो डेफिनेटली आपके नंबर यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ये राय सिंह का प्रश्न था। यहाँ प्रश्न में कोई ज़्यादा आपत्ति थी नहीं वैसे, क्योंकि राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 का मनसब डेफिनेटली प्रदान किया था, और राय सिंह को सलीम के साथ में मेवाड़ अभियान में भेजा जरूर था, लेकिन राय सिंह मेवाड़ गए नहीं थे, और चूंकि दोनों ही नहीं गए थे, इस वजह से मैंने कहा था कि इसका उत्तर केवल एक सही है, बी गलत है, कर सकते हैं। मैंने ये भी कहा था कि आरपीएससी दोनों ही ऑप्शन सही कर सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों ऑप्शन सही किए, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते। ठीक है, कुल मिला के बात सही है, इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि राय सिंह पार्टिसिपेट तो किया ही था, वहाँ उन्होंने जाके वहाँ पहुँचे नहीं थे, तो भाषा का फायदा लेके आरपीएससी ने दोनों विकल्प सही किया। तो ठीक है, इसको आपको ए और बी सत्य है मान लेना चाहिए।
और उत्तरी जर्मन परिसंघ ये सबसे विवादित प्रश्न रहा और मैंने इसका आंसर 66 बताया था, आरपीएससी ने 67 माना है। मैंने बताया आपकी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड 11वीं क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब चलती है उसमें ये इंग्लिश एडिशन है मेरे पास में, आप इसकी हिंदी आपके पास होगी, तलाश लेना। तो इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जो ऑस्ट्रिया और पर्शिया एटसोडवा के बीच में जब आपकी ये प्राग की संधि हुई, तो इस प्राग की संधि हुई 3 जुलाई 1866 को, और इस संधि के अंदर पॉइंट संख्या 3 स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेशन वाज फॉर्म्ड, स्थापित किया गया, स्पष्ट तौर पे स्थापित किया गया था, और अंडर द लीडरशिप ऑफ पर्शिया इन विच ऑस्ट्रिया वाज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो पर्शिया के नेतृत्व में यहाँ पे नॉर्थ जर्मन फेडरेशन स्थापित किया गया 3 जुलाई 1866 को। अब क्या हुआ कि इसका आंसर 1867 क्यों माना, मैंने स्पष्टीकरण भी दिया था कि मैंने ये कहा था कि 1866 में ये जर्मन कॉन्फेडरेशन तो बन गया, लेकिन बाद में जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो मान्यता दी गई वो 1867 में दी थी। तो चूंकि इस प्रश्न में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कही गई, कहीं पर भी विश्व स्तरीय मान्यता की बात नहीं की गई, सिर्फ कहीं पर भी ऐसी बात नहीं की गई जिसमें 1867 हो, इसमें सिर्फ इतना ही लिखा था कि स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो स्थापना 66 में हो रही थी और 67 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अगस्त के अंदर, और अमेरिका जैसे देशों ने मान्यता दी, बिस्मार्क को इसका चांसलर बनाया गया। तो इस वजह से इसका उत्तर 1867 माना है। लेकिन स्थापना की बात आती है तो आप इस प्रूफ का यूज करके आपत्ति दर्ज करवा सकते हो, क्योंकि स्थापना बेसिकली 66 की है। ठीक है, तो इसमें किया जा सकता है। बाकी कई सारी किताबों में 67 लिखा है, कुछ जगह 66 लिखा है, तो इसके बेस पे आपकी आपत्ति जो है वो बन जाएगी। तो ये सही ऑप्शन जो है इसका ठीक बैठ रहा है यहाँ पे। तो ये फॉर्मेट हो गया था, प्राग की संधि के साथ ही संघ का अस्तित्व आ गया था। ठीक है, तो एक ये प्रश्न था, बस इतने ही प्रश्न थे। तो अब यहाँ पे मैं वापस एक बार बता देता हूँ कि कहाँ पे किसकी गलती रही। तो यहाँ पे ठीक है, आरपीएससी सही है, और इस जगह पे आप आपत्ति लगाइए, इस जगह पे आरपीएससी प्रश्न डिलीट करेगा, यहाँ पे आरपीएससी सही है, यहाँ आरपीएससी को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ आरपीएससी को चेंज करना पड़ेगा, ये आरपीएससी सही है और यहाँ फिर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इस पूरे 130 प्रश्नों में हिस्ट्री के जो प्रश्न थे इतने विवादित लगे, और इसके अलावा भी कई सारे बच्चे और भी कई सारे प्रश्न लाएंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट हमेशा चाहता है कि उसका प्रश्न कैसे भी करके सही हो, उसके 2 नंबर बढ़े, तो आप उसका प्रयास सभी करोगे। तो मुझे जो चीज़ें ठीक लगी वो मैंने बताई, आप और तलाश कीजिए, कुछ और भी मिलेंगे और मुझे और कुछ प्रूफ मिलेंगे इसके, क्योंकि अभी की शायद 4-5 बजे आई थी, तो 1-2 घंटे में मुझे जितना कुछ मिला वो मैंने अभी शेयर कर दूंगा ये PDF, और इसके बाद कुछ और चीज़ें भी जो मिलेगी तो उसको भी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको आराम से इस प्रूफ का यूज़ कर सकते हो। मैंने कोई भी एरा गैरा प्रूफ नहीं लिया, सारे ऑथेंटिक प्रूफ है ये। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, जो स्कोर की बात है आप ज़्यादा चिंता ना करें, इस जैसे रंग महल वगैरह जैसे प्रश्न है तो सभी के थोड़े बहुत इधर उधर होंगे, तो और 260 के ऊपर जो भी स्टूडेंट है काफ़ी अच्छी स्थिति में है, रेस में है, बढ़िया। और बाकी आपकी सोचने से न तो कट ऑफ नीचे रहेगी ना कट ऑफ ऊपर जाएगी, आपके ज़्यादा सोचने से ना आपके मार्क्स कम होंगे ना बढ़ेंगे। तो जो हो गया है वो हो गया, बस आपत्तियां लगा के भूल जाओ और फिर वापस आप अपने अध्यापक भर्ती के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि फरवरी में वो हो जाएगी। उसके बाद में वापस सेट है, प्रोफेसर्स के भर्ती परीक्षाएं वगैरह होगी, तो फरवरी के बाद उनके ऊपर जोर देना। फिर जल्दी फर्स्ट ग्रेड भी आ रही है, एक सेकंड ग्रेड भी आ रही है, तो उन पे अपना फोकस करना। बट अब कितना भी स्कोर हो रहा हो आपको, 260-70 तक के जो स्कोर है उन सभी को मेरे हिसाब से अध्यापक की तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि 2 महीने पढ़े हैं तो 2 महीने में कम से कम आप एक गति में बने रहोगे। अदरवाइज क्या, गति थोड़ी सी जब परीक्षा सामने नहीं होती है तो डेफिनेटली थोड़ा सा विघ्न पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।